हेलो दोस्तों, मैं मन्ना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी चौगढ़ के आदमखोर टाइग्रेस की कहानी, जो जिम कॉर्बेट की मशहूर बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं से है। क्या आप एक ऐसी टाइग्रेस की कहानी सुनना चाहेंगे जिसने 64 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? चौगढ़ की मैन ईटर टाइग्रेस ने पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना दिया था। वो कोई आम शिकारी नहीं थी। वो इतनी चालाक थी कि शिकार करने के बाद जंगल में ऐसे गायब हो जाती थी कि उसका कोई निशान तक नहीं मिल पाता था। गांव वाले कहते थे कि ये इंसानों की तरह रोने की आवाजें निकालती थी, जिससे लोग धोखे में जंगल की ओर खींचे चले जाते थे और फिर कभी वापस नहीं आते थे। जब इसका आतंक बढ़ने लगा और 64 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद, तब गांव वालों ने सर जिम कॉर्बेट को बुलाया। लेकिन यह कोई आसान शिकार नहीं था। हर बार जब वह करीब पहुंचते, तब वो टाइग्रेस रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। क्या जिम कॉर्बेट इस खतरनाक मैन ईटर टाइग्रेस को मार पाए, या फिर यह खूनी शिकारी हमेशा के लिए पहाड़ों में छिप गई? इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि चौगढ़ की टाइग्रेस की सच्ची दास्तान आपको हैरान कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीवार पर टंगा हुआ पूर्वी कुमाऊं का मैप सर कॉर्बेट के सामने था, जिस पर कई जगहों पर क्रॉस के निशान बने हुए थे और हर क्रॉस के नीचे एक डेट लिखी हुई थी। ये क्रॉस चौगढ़ के आदमखोर टाइगर द्वारा मारे गए लोगों की आधिकारिक रूप से दर्ज की गई घटनाओं की जगह और डेट को दर्शाती थी। उस मैप पर 64 क्रॉस के निशान बने हुए थे। यहाँ सर कॉर्बेट ये दावा करना नहीं चाहते कि ये सही है, क्योंकि ये मैप उन्होंने 2 सालों तक रखा था और उस दौरान हुई सभी घटनाओं की सूचना उन्हें नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा जो लोग केवल घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी, उन्हें इस नक्शे पर क्रॉस और डेट नहीं दी गई थी। फर्स्ट क्रॉस 15 दिसंबर 1925 का है और लास्ट 21 मार्च 1930 का। उत्तर से दक्षिण तक क्रॉस के बीच की दूरी 50 मील थी और पूर्व से पश्चिम तक 30 मील। टोटल 1500 वर्ग मील का पहाड़ी और घाटी क्षेत्र था। इस क्षेत्र में सर्दियों में बर्फ की मोटी परत जम जाती थी, जबकि गर्मियों में वैली तपती रहती थी। उस क्षेत्र में चौगढ़ के टाइगर ने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उस इलाके में बहुत से गांव बसे हुए थे। कुछ की आबादी 100 से ज्यादा थी, जबकि कुछ में केवल एक या दो परिवार ही रहते थे। इन गांव को आपस में जोड़ने वाले पगडंडी रास्ते थे। कुछ रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे, और जब एक आदमखोर टाइगर इन रास्तों को खतरनाक बना देता है, तो गांव के बीच लोग बातें चिल्लाकर करते थे। किसी ऊंची जगह पर, किसी बड़े पत्थर या मकान की छत पर खड़े होकर कोई व्यक्ति आवाज देकर पास के गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित करता था, और जब जवाब मिलता था तो ऊंची आवाज में संदेश चिल्लाया जाता था। यह संदेश एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया जाता था और बहुत ही कम समय में पूरे इलाके में फैल जाती थी। फरवरी 1929 में सर कॉर्बेट ने उसे मारने का सोचा। उस समय कुमाऊं में 3 आदमखोर टाइगर एक्टिव थे, लेकिन चौगढ़ का टाइगर सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए सर कॉर्बेट ने पहले इसका पीछा करने का निर्णय लिया। सरकार ने उन्हें मैप दिया, जिससे उन्हें पता चला कि वो टाइगर काला अगर पहाड़ी की उत्तर और पूर्वी ढलानों के गांव में सबसे अधिक एक्टिव था। वो पहाड़ी लगभग 40 मील लंबी थी
और उसकी हाइट 8,500 फीट तक जाती थी। इसकी चोटी घने जंगलों से ढकी हुई थी। पहाड़ी की नॉर्थ में एक जंगल का रास्ता था जो कई जगहों पर ओक और बुरांश के घने जंगलों से होकर गुजरता था और कुछ जगहों पर जंगल और खेती की जमीन के बीच सीमा बनाता था। एक स्थान पर यह रास्ता एक लूप बनाता था और उसी लूप में काला अगर फॉरेस्ट डेप्ट का बंगला था। 4 दिन के कठिन सफर और 4,000 फीट की खड़ी चढ़ाई के बाद अप्रैल 1929 की एक शाम सर कॉर्बेट वहां पहुंचे। उस इलाके में टाइगर द्वारा मारा गया आखिरी आदमी एक 22 साल का आदमी था जिसे मवेशी चराते समय मार दिया गया था। पहुंचने के अगले दिन जब सर कॉर्बेट नाश्ता कर रहे थे तब उस युवक की दादी उनसे मिलने आई। चौगढ़ के आदमखोर ने टोटल 64 लोग मारे थे और खाए थे, जिन्हें आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि उस आदमखोर ने किस गांव में कितने लोगों को मारा था। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि बिना किसी उकसावे के उस आदमखोर टाइगर ने उसके इकलौते सहारे उसके पोते की जान ले ली थी। वो औरत सर कॉर्बेट को अपने पोते के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताने लगी और उसके गुणों की प्रशंसा की। फिर उन्होंने सर कॉर्बेट से रिक्वेस्ट किया कि उसके 3 दूध देने वाली भैंसों को टाइगर के चारे के रूप में स्वीकार कर ले। उनका कहना था कि यदि सर कॉर्बेट इन भैंसों की मदद से टाइगर को मार सके तो उसे यह संतोष होगा कि उसने अपने पोते की मौत का बदला लेने में सहयोग दिया। जबकि ये पूरी तरह बड़ी भैंसें सर कॉर्बेट के किसी काम की नहीं थीं, लेकिन वो जानते थे कि इनका इनकार करना उस महिला को ठेस पहुंचा सकता था। इसलिए सर कॉर्बेट ने उन्हें धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि जब तक नैनीताल से लाए गए 4 युवा नर भैंसों का उपयोग न कर लें, तब तक वो उनकी भैंसों को चारे के रूप में नहीं लेंगे। अब आसपास के गांव के मुखिया भी वहां इकट्ठा हो गए थे। उनसे पता चला कि टाइगर को 10 दिन पहले आखिरी बार एक गांव में देखा गया था, जो काला अगर पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर 20 मील की दूरी पर था। वहां टाइगर ने एक आदमी और उसकी पत्नी को मारकर खा लिया था। 10 दिन पुराना कोई भी निशान पीछा करने लायक नहीं था। इसलिए गांव के मुखियाओं ने लंबी चर्चा के बाद उन्होंने सोचा कि सर कॉर्बेट पहाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित डालकनिया गांव जाएंगे और वो गांव काला अगर से 10 मील की दूरी पर था और उसी गांव से लगभग उतनी ही दूरी पर था जहां टाइगर ने पति पत्नी को मारा था। डालकनिया और इसके आसपास के गांव में जितने क्रॉस थे, उससे यह लग रहा था कि टाइगर का मेन ठिकाना उन्हीं गांव के आसपास था। अगली सुबह नाश्ते के बाद सर कॉर्बेट काला अगर से निकल पड़े और जंगल के उस रास्ते पर चलने लगे जिसके बारे में बताया गया था। ये पहाड़ी के एंड तक ले जाएगी। वहां से 2 मील नीचे उतरकर सर कॉर्बेट को डालकनिया पहुंचना था और ये सड़क घने जंगलों से होकर गुजरती थी और बहुत कम उपयोग में लाई जाती थी। चलते चलते रास्ते पर टाइगर के पंजों के निशान देखने की कोशिश करते और लगभग दोपहर 2 बजे उस स्थान पर पहुंचे जहां से डालकनिया जाने के लिए पगडंडी अलग होती थी और वहीं सर कॉर्बेट की मुलाकात कुछ डालकनिया गांव के लोगों से हुई।
उन्होंने कुई के माध्यम से सर कॉर्बेट के गांव में रुकने के इरादे के बारे में सुना था और वो इसलिए उनसे मिलने आए थे। कुई एक मैसेज पास करने का तरीका था। उस टाइम जब एक गांव से दूसरे गांव लोग चिल्लाकर मैसेज पास किया करते थे। उन्होंने बताया कि उसी सुबह डालखनिया से 10 मील उत्तर में स्थित एक गांव में टाइगर ने खेतों में फसल काट रही महिलाओं के एक समूह पर हमला किया था। सर कॉर्बेट हमेशा खुले में सोते थे, टेंट लगाकर, और टेंट का सामान ढो रहे लोग पहले ही 8 मील की यात्रा कर चुके थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि उस गांव तक जाने वाला रास्ता बेहद कठिन है और घने जंगलों से होकर गुजरता है, तो सर कॉर्बेट ने अपने आदमियों को गांव वालों के साथ डालकनिया भेज दिया और खुद अकेले टाइगर के हमले वाली जगह पर जाने का फैसला किया। उनका नौकर तुरंत उनके लिए भोजन तैयार करने में लग गया और 3 बजे अच्छी तरह भोजन करने के बाद सर कॉर्बेट 10 मील की यात्रा पर निकल पड़े। सामान्य परिस्थितियों में 10 मील की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर बनी यह पगडंडी गहरी घाटियों से होकर गुजरती थी और जगह-जगह चट्टानों, झाड़ियों और पेड़ों से घिरी हुई थी। हर कदम संभलकर रखना जरूरी था, क्योंकि किसी भी पेड़ के पीछे भूखा आदमखोर छिपा हो सकता था। इस कारण सर कॉर्बेट काफी धीरे चल रहे थे। सर कॉर्बेट किसी और स्थान पर होते तो सूखी पत्तियों पर खुले आसमान के नीचे सोने से उन्हें आराम मिल जाता, लेकिन यहाँ ऐसा करना निश्चित रूप से मौत को दावत देने के समान था। पेड़ों पर सोने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने और उसमें आराम से लेटने का उनका वर्षों का अभ्यास था, जिससे उनके लिए एक साधारण प्रक्रिया बन चुकी थी। इस बार सर कॉर्बेट ने एक ओक के पेड़ को चुना। उन्होंने अपनी राइफल को एक मजबूत शाखा से बांध दिया और कुछ घंटों तक गहरी नींद में सोए रहे, जब तक कि अचानक पेड़ के नीचे से कई जानवरों की सरसराहट सुनकर उनकी नींद नहीं खुल गई। ये आवाज आगे बढ़ गई और फिर छाल पर पंजों के रगड़ने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ भालू करफल के पेड़ों पर चढ़ रहे थे। करफल के पेड़ पहाड़ों के 6000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और लगभग 40 फीट तक ऊंचे होते हैं। ये छोटे, लाल और बहुत मीठे फल देते हैं। ये फल इंसानों और भालुओं दोनों को बहुत पसंद है। भालू आमतौर पर खाने के दौरान झगड़ालू हो जाते हैं। जब सर कॉर्बेट गांव पहुंचे, तब सूरज को निकलते हुए 2 ही घंटे हुए थे। यह गांव जंगल के बीच लगभग 5 एकड़ के खुले मैदान में बसा था और केवल 2 झोपड़ियां और एक गौशाला से बना था। यहाँ के लोग आदमखोर के आतंक से डरे हुए थे और उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। गांव के पास ही गेहूं का खेत था, जहां टाइगर को पेट के बल घास में रेंगते हुए देखा गया था। जब वह फसल काट रही 3 महिलाओं का पीछा कर रहा था। जिस आदमी ने टाइगर को देखा और खतरे का संकेत दिया था, उसने सर कॉर्बेट को बताया कि टाइगर जंगल में भाग गया था, जहां दूसरा टाइगर भी उससे आकर मिला। फिर दोनों पहाड़ी से नीचे घाटी की ओर चले गए। गांव के लोगों ने पूरी रात जागकर बिताई थी, क्योंकि शिकार से वंचित रह जाने के कारण वो दोनों टाइगर रात भर समय समय पर गरजते रहे और सर कॉर्बेट के पहुंचने से कुछ समय पहले ही शांत हुए थे। इस बात की पुष्टि हो गई कि आदमखोर टाइगर के साथ एक बड़ा शावक भी था, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी सर कॉर्बेट को
ऐसी ही खबरें मिली थीं। जब गांव वालों को पता चला कि सर कॉर्बेट ने रात जंगल में बिताई थी और उनका शिविर डाल्किनिया में है, तो उन्होंने सर कॉर्बेट के लिए भोजन बनाने की पेशकश की। लेकिन सर कॉर्बेट ने सिर्फ एक कप चाय मांगी। लेकिन गांव में चाय नहीं थी, इसलिए उन्हें गुड़ से अत्यधिक मीठा किया हुआ ताज़ा दूध दिया गया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। गांव वालों के अनुरोध पर जब तक बचे हुए गेहूं की कटाई पूरी नहीं हुई, सर कॉर्बेट ने वहीं पहरा दिया। फिर दोपहर के समय गांव वालों की शुभकामनाएं लेकर घाटी की ओर बढ़ चले, जहां से टाइगर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आगे सर कॉर्बेट बताते हैं, ये घाटी जो लधिया नदौर और पूर्वी गौला नदियों के जल संभार से शुरू होती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मील तक फैली हुई हैं और घने जंगलों से ढकी हुई थी। वहां टाइगर का पीछा करना असंभव था और उनके पास उन्हें देखने की केवल दो ही संभावनाएं थीं, या तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें या जंगल के जीव जंतुओं की सहायता से उनका पीछा करें। जो लोग पैदल चलकर आदमखोर का शिकार करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह जानना रोचक होगा कि जंगल के पक्षी, जानवर और चारों दिशाओं में बहने वाली हवाएं इस खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस स्थान पर उन जंगल के जीवों के नाम देना आवश्यक नहीं, जिनकी चेतावनी पुकारें, जिनसे शिकारी अपनी सुरक्षा और शिकार की गतिविधियों का पता लगाने के लिए करता है। पहाड़ों में जहाँ कुछ मील की चढ़ाई या उतराई का मतलब कई हजार फीट की ऊंचाई का अंतर हो सकता है, वहाँ वन्य जीवों की विविधता बहुत अधिक होती है। हालांकि हवा हर ऊंचाई पर एक स्थिर कारक बनी रहती है और पैदल चलकर आदमखोर का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। टाइगर ये नहीं जानते कि इंसानों में सूंघने की शक्ति नहीं होती और जब कोई टाइगर आदमखोर बन जाता है, तो वह इंसानों को उसी तरह से देखता है जैसे वह जंगली जानवर को देखता है। यानी वह अपने शिकार के खिलाफ हवा की दिशा में आगे बढ़ता है या हवा के विपरीत छिपकर उसका इंतजार करता है। इसका महत्व तब स्पष्ट हो जाता है जब हम समझते हैं कि जिस समय शिकारी टाइगर को खोजने की कोशिश कर रहा होता है, उसी समय टाइगर भी शिकारी का पीछा कर सकता है या उसकी घात में छिपा हो सकता है। इसी मुकाबले में टाइगर की ऊंचाई, उसके रंग और बिना आवाज किए चलने की क्षमता के कारण उसकी जीत निश्चित होती है। यदि हवा का कारक शिकारी के पक्ष में न होता, जहां भी शिकार घात लगाकर या पीछा करके किया जाता है, वहां हमेशा पीछे से हमला किया जाता है। इसलिए किसी घने जंगल में जहां आदमखोर के छिपे होने की पूरी संभावना हो, बिना हवा की दिशा को समझे प्रवेश करना आत्महत्या के समान होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऊबड़-खाबड़ इलाके में शिकारी को हवा की दिशा में आगे बढ़ना पड़े, तो सबसे बड़ा खतरा उसके पीछे होगा, जहां से हमला होने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन यदि वह हवा की दिशा में तिरछे चलते हुए आगे बढ़े, तो वह खतरे को कभी अपने दाएं तो कभी अपने बाएं रख सकता है। यह रणनीति सुनने में भले ही आकर्षक ना लगे, लेकिन व्यवहार में यह कारगर सिद्ध होती है और घने जंगल में आदमखोर की मौजूदगी में हवा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने का इससे सुरक्षित तरीका और नहीं हो सकता था। शाम तक सर कॉर्बेट घाटी के ऊपरी छोर पर पहुंच गए थे, लेकिन ना तो टाइगर को देख सके और ना ही किसी पक्षी या जानवर से उनकी उपस्थिति का संकेत मिला। घाटी में दूर एकमात्र दिखने वाला निवास एक गौशाला थी, जो उत्तर दिशा की ऊंचाई पर स्थित थी। दूसरी रात सर कॉर्बेट ने एक उपयुक्त पेड़ चुनने में सावधानी बरती और इसके
परिणाम स्वरूप एक शांतिपूर्ण नींद मिली। अंधेरा होने के कुछ समय बाद टाइगर्स की दहाड़ सुनाई दी और कुछ ही मिनटों बाद घाटी में दो बंदूक की गूंज उठी, जो देसी बंदूकों से चलाई गई थीं। इसके बाद गौशाला के चरवाहों की जोरदार आवाजें गूंजी और फिर पूरी रात शांति छा गई। अगले दिन दोपहर तक सर कॉर्बेट ने पूरी घाटी की अच्छी तरह से छानबीन की और फिर एक घास से ढकी ढलान पर चढ़ते हुए डाल्कनिया लौटने के लिए आगे बढ़े। तभी गौशाला की दिशा से एक लंबी कूई सुनाई दी। यह आवाज दोबारा और फिर तीसरी बार आई और जब सर कॉर्बेट ने जवाबी कूई दी तो देखा कि एक आदमी एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या वो वही साहब हैं जो नैनीताल से आदमखोर का शिकार करने आए हैं? जब सर कॉर्बेट ने उसे बताया कि वह वही हैं, तो उसने सूचना दी कि दोपहर के समय उसके मवेशी की टोली घाटी के एक संकरी नाले से भागती हुई निकली थी। जब उसने मवेशियों की गिनती की तो पता चला कि एक सफेद गाय लापता थी। उसे संदेह था कि बीती रात जिन टाइगर्स की आवाज उसने सुनी थी, उन्होंने उसकी गाय को मार डाला था। यह स्थान पश्चिम दिशा में आधा मील दूर था। फिर सर कॉर्बेट ने उसका धन्यवाद किया और तुरंत उसे नाले की जांच करने के लिए रवाना हुए। तभी सर कॉर्बेट कुछ ही दूर चले थे कि भागते हुए मवेशियों के खुरों के निशान उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने इस निशान का पीछा किया और जल्द ही वह स्थान ढूंढ लिया जहां गाय को मारा गया था। टाइगर्स ने उसे मारकर खड़ी पहाड़ी से नीचे घाटी के गहरे हिस्से में घसीट लिया था। घसीटते हुए जाने का रास्ता उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने घाटी में नीचे उतरकर एक बड़ा घेरा बनाते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जहां शिकार मिलने की उम्मीद थी। सर कॉर्बेट दूसरी ओर से खाई के उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने निर्णय लिया। खाई का यह हिस्सा उस ओर से कम ढलान वाला था जहां से शिकार घसीटकर लाया गया था और वह घने हरे फर्न से ढका हुआ था, जो छुपकर आगे बढ़ने के लिए एकदम सही जगह थे। वो धीरे धीरे बिल्कुल एक छाया की तरह सावधानी पूर्वक घने फर्न के बीच से आगे बढ़े, जो उनके कमर तक ऊंचे थे। जब सर कॉर्बेट वो खाई के तल से करीब 30 गज की दूरी पर थे, तो अचानक उनकी नजर सामने हुई हलचल पर पड़ी। एक सफेद टांग अचानक हवा में उछाली गई और तेजी से हिलने लगी और उसी टाइम गहरी गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई दी। टाइगर्स अपने शिकार पर थे और किसी मांस के टुकड़े को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। सर कॉर्बेट कुछ मिनटों तक एकदम स्थिर खड़े रहे। टांग अब भी हिल रही थी, लेकिन गुर्राहट दोबारा सुनाई नहीं दी और पास जाना उचित नहीं था, क्योंकि भले ही वो किसी तरह बिना देखे उन 30 गज की दूरी को पार कर लेते और एक टाइगर को मारने में सफल हो जाते, तो दूसरा टाइगर निश्चित रूप से उनसे टकरा सकता था और जिस जमीन पर वो खड़े थे, वहां उनके पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं होता। सर कॉर्बेट के बाईं ओर 20 गज की दूरी पर और लगभग उतनी ही दूरी पर जहां टाइगर थे, एक चट्टानी ऊंचाई थी जो 10 से 15 फीट ऊंची थी। अगर सर कॉर्बेट बिना देखे वहां तक पहुंच पाते, तो टाइगर्स पर एक आसान शॉट लेने का मौका मिल सकता था। वो घुटनों और हाथों के बल झुकते हुए अपनी राइफल को आगे ढकेलते हुए धीरे धीरे फन के बीच से सरकते हुए चट्टानों की ओर बढ़े। एक पल के लिए रुके, अपनी सांस को सामान्य किया, राइफल की लोडिंग को पूरी तरह से पुष्टि की और फिर चट्टान पर चढ़ गए। जब आंखें चोटी के बराबर आईं, तो सर कॉर्बेट ने नीचे झांककर देखा और वहां दो टाइगर्स थे। एक टाइगर गाय के पिछले हिस्से को खा रहा था, जबकि दूसरा पास लेटकर अपने पंजे चाट रहा था।
दोनों टाइगर लगभग समान आकार के दिख रहे थे, लेकिन जो टाइगर अपने पंजे चाट रहा था, उसकी स्किन दूसरे टाइगर की तुलना में हल्की थी। सर कॉर्बेट ने ये निश्चय कर लिया कि यह हल्का रंग उसकी उम्र के कारण था और यह वही बूढ़ी नरबख्शी टाइग्रेस थी। उन्होंने बेहद सावधानीपूर्वक अपनी राइफल की स्कोप को उसके ऊपर केंद्रित किया और गोली चला दी। गोली लगते ही वह टाइग्रेस ऊपर उछली और फिर उल्टी गिर पड़ी, जबकि दूसरा टाइगर तेजी से खाई के नीचे भाग निकला और जब तक वो दूसरी गोली चलाते, वो नजर से बाहर हो चुका था। जिस टाइगर को सर कॉर्बेट ने मारा था, वह फिर हिल नहीं पाया और उस पर पत्थर फेंककर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह मर चुका था। लेकिन जब सर कॉर्बेट नजदीक पहुंचे, तो उनको भारी निराशा हुई, क्योंकि करीब से देखकर पता चला कि उन्होंने गलती से उसका शावक मार दिया था। ये गलती अगले 12 महीनों में जिले में 15 लोगों की जान ले ली और लगभग सर कॉर्बेट की जान भी मुश्किल से बच पाई थी। हालांकि यह निराशाजनक था, लेकिन यह सोचकर उनको कुछ राहत मिली कि यह युवा बाघिन, भले ही उसने खुद से इंसानों की हत्या न की हो, लेकिन निश्चित रूप से अपनी माँ के साथ मिलकर शिकार करने में मदद की होगी और बाद में ये बात सच भी साबित हुई। और किसी भी स्थिति में, क्योंकि इसे बचपन से ही मानव मांस खाने की आदत थी, तो इसे एक संभावित नरभक्षी माना जा सकता था। यहाँ सर कॉर्बेट कहते हैं कि खुले मैदान में सहायक उपकरणों के साथ टाइगर की खाल उतारना आसान काम नहीं होता, लेकिन वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। वो अकेले थे, चारों ओर घना जंगल था और उनके पास केवल एक छोटा सा चाकू था। हालांकि नरभक्षी टाइग्रेस ने कोई वास्तविक खतरा नहीं किया था, क्योंकि टाइगर कभी अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं मारते। लेकिन सर कॉर्बेट के मन में किसी कोने में यह बेचैनी बनी हुई थी कि टाइग्रेस वापस लौट आई होगी और छिपकर उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही होगी। सूरज डूबने के करीब था जब सर कॉर्बेट उस कठिन काम को पूरा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जंगल में एक और रात बितानी थी। टाइग्रेस बहुत बूढ़ी थी, ये उसके पदमार्ग देखकर स्पष्ट था। उसने अपना पूरा जीवन ऐसे क्षेत्र में बिताया था जहां हर आदमी के पास बंदूक थी और वह इंसानों के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर भी यह संभव था कि वह रात में अपने शिकार की ओर लौटे और सुबह तक आसपास बनी रहे। सर कॉर्बेट को जिस पेड़ पर रात बितानी थी, उनकी पसंद सीमित थी और जिस पेड़ को उन्होंने चुना, वह उनकी जिंदगी के सबसे असहज रातों में से एक साबित हुई। टाइग्रेस पूरी रात समय समय पर दहाड़ती रही और जैसे जैसे सुबह करीब आई, उसकी आवाज धीमी होती गई और अंत पहाड़ी की चोटी पर जाकर वह पूरी तरह शांत हो गई। सर कॉर्बेट ठंड और भूख से तड़प रहे थे। पिछले 64 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और उनके कपड़े भीग चुके थे। उनकी रात में 1 घंटा तक बारिश होती रही। जब उजाला हुआ और आसपास की चीजें स्पष्ट दिखने लगीं, तब सर कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरे और उन्होंने टाइगर की खाल को अपने कोट में बांधा और डाल्कनिया गांव की ओर निकल पड़े। यहाँ सर कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने कभी भी फ्रेश टाइगर की खाल का वजन नहीं किया था और यदि उस दिन उन्होंने खाल, सिर और पंजे 15 मील तक ढोए थे, उनका वजन शुरुआत में 40 पाउंड था और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते यह वजन 200 पाउंड महसूस होने लगा था। एक आंगन जो बड़े बड़े नीले तेल के पत्थरों से ढका था और दर्जन भर घरों से
साझा किया गया पूरा स्थान था। वहां उन्होंने अपने आदमियों को 100 से अधिक ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए पाया। दो घरों के बीच एक गज चौड़ी गली से होकर जब सर कॉर्बेट वहां पहुंचे, तो किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। और जब सर कॉर्बेट लहूलुहान, थका मांदा और गंदगी से भरे हुए उस मंडली से लड़खड़ाते हुए पहुंचे, तब सर कॉर्बेट कहते हैं कि जो स्वागत उनको मिला वह उनकी स्मृति में तब तक रहेगा जब तक उनकी याददाश्त बनी रहेगी। गांव से 100 गज की दूरी पर एक खेत में उनका 40 पाउंड का तंबू लगाया गया था, और वो मुश्किल से वहां आए ही थे कि उनके लिए चाय तैयार कर दी गई। वह चाय एक मेज पर परोसी गई, जिसे गांव से उधार लिए गए 2 सूटकेस और लकड़ी के तख्तों से बनाया गया था। बाद में गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनके आदमियों ने, जो वर्षों से उनके साथ थे और कई ऐसे ही अभियानों पर गए थे, ये मानने से इनकार कर दिया कि नरभक्षी ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है। उन्होंने 3 रात एक केतली में पानी उबालते रखा, इस उम्मीद में कि सर कॉर्बेट किसी भी क्षण लौट सकते हैं। उन्होंने डालखनिया और आसपास के गांव के मुखियाओं को अल्मोड़ा और नैनीताल में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भेजने से भी रोका। खुले में पूरे गांव की नजरों के सामने सर कॉर्बेट ने गर्म पानी से स्नान किया। वो इतना थके और गंदे थे कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन उन्हें देख रहा है और कौन नहीं। इसके बाद उन्होंने भरपेट भोजन किया और सोने की सोच ही रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज गड़गड़ाहट के साथ एक भयंकर तूफान के आने की चेतावनी दी। तंबू के खूंटे जमीन से ज्यादा असरदार नहीं होते, इसलिए जल्दी से लंबे खूंटे मंगवाए गए और मजबूती से जमीन में गाड़े गए। तंबू की रस्सियों को इन खूंटों से बांधा गया और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कैंप की सारी उपलब्ध रस्सियों को तंबू के ऊपर क्रिस क्रॉस करके बांधा गया। आंधी और बारिश का तूफान 1 घंटे तक चला, और ये उन सबसे भयानक तूफानों में से एक था। कुछ रस्सियां तंबू के कपड़े से अलग हो गई थीं, लेकिन खूंटे और क्रिस क्रॉस की रस्सियां मजबूती से जमी रहीं। उनकी अधिकतर चीजें भीग चुकी थीं और तंबू के एक छोर से दूसरे छोर तक कई इंच गहरा पानी बह रहा था। फिर भी बिस्तर सूखा था। रात के 10 बजे तक सर कॉर्बेट के सभी साथी सुरक्षित रूप से उस घर में बंद हो चुके थे, जिसे गांव वालों ने उनके लिए उपलब्ध कराया था। और सर कॉर्बेट अपनी भरोसेमंद भरी बंदूक के साथ सोने के लिए लेट गए और लगातार 12 घंटे तक गहरी नींद में सोए। अगला दिन उनका पूरा सामान सुखाने और टाइगर की खाल साफ करने और उसे खींचकर फैलाने में ही बीत गया। उस दौरान गांव वाले जो अपने खेतों का काम छोड़कर आए थे, उनके अनुभवों को सुनने के लिए सर कॉर्बेट के चारों ओर भीख लगाकर बैठ गए, और साथ ही उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। वहां मौजूद हर आदमी ने अपने किसी न किसी परिजन को खोया था, और कई ऐसे थे जिनके शरीर पर टाइगर के नुकीले दांतों और पंजों के निशान थे, जिन्हें वे अपनी कब्र तक साथ ले जाएंगे। लेकिन सर कॉर्बेट इस बात से दुखी थे कि आदमखोर को मारने का मौका चूक गया था, लेकिन ग्रामीणों की राय कुछ और ही थी। सच यह था कि शुरू में केवल एक नरभक्षी था, लेकिन हाल के महीनों में जब बचाव दल मानव शिकारियों के अवशेष लेने जाते, तो उन्हें शिकार पर 2 टाइगर दिखाई देते थे, और केवल 15 दिन पहले एक आदमी और उसकी पत्नी को एक साथ मार दिया गया था। यह उनके लिए इस बात का पक्का सबूत था कि अब दोनों टाइगर पूरी तरह से नरभक्षी बन चुके थे। सर कॉर्बेट का टेंट पहाड़ी की एक चोटी पर था, जहां से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता था।
ठीक नीचे नदौर नदी की घाटी फैली हुई थी और दूसरी ओर 9,000 फीट ऊंचा एक पहाड़ था जिस पर कोई खेती नहीं होती थी। उस शाम जब सर कॉर्बेट खेत की सीढ़ियों के किनारे बैठे हुए थे, उनके पास एक अच्छी जोड़ी दूरबीन थी और सरकार द्वारा बनाया गया मैप फैला हुआ था। गांव वालों ने उन्हें वह सटीक निशान दिखाए जहां बीते 3 सालों में 20 लोग मारे गए थे। ये हमले 40 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए थे। उस जंगल में मवेशियों को चराने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने तय किया कि वो उन रास्तों पर अपने 4 युवा भैंसों को रखेंगे जो जंगल की ओर जाते थे। अगले 10 दिनों तक टाइग्रेस की कोई खबर नहीं मिली। ये समय सुबह भैंसों की देखभाल करने, दिन में जंगल की तलाश करने और शाम को भैंसों को बांधने में ही बीत गया। 11वें दिन उनकी उम्मीदें तब जागी जब ये खबर मिली कि उनके तंबू के ऊपर पहाड़ी की एक खाई में एक गाय मारी गई है। हालांकि जब सर कॉर्बेट ने मौके पर जाकर जांच की, तो यह स्पष्ट हो गया कि गाय को एक बूढ़े तेंदुए ने मारा था, जिसके पैरों के निशान सर कॉर्बेट ने पहले ही कई बार देखे थे। गांव वालों ने शिकायत की कि यह तेंदुआ कई वर्षों से उनके मवेशियों और बकरियों का भारी नुकसान कर रहा था। इसलिए सर कॉर्बेट ने उसे मारने के लिए घात लगाने का फैसला किया। मृत गाय के पास ही एक उथली गुफा थी जो छिपने के लिए उपयुक्त स्थान थी। सर कॉर्बेट गुफा में अधिक देर तक नहीं बैठ सकते थे, तो उन्होंने तेंदुए को खाई के दूसरी ओर से नीचे आते हुए देखा। वो अभी अपनी राइफल उठाकर निशाना साध ही रहे थे कि अचानक गांव की दिशा से एक बहुत व्याकुल आवाज सुनाई दी जो उन्हें पुकार रही थी। इस हड़बड़ी भरी पुकार का केवल एक ही कारण हो सकता था। सर कॉर्बेट ने जल्दी से अपनी टोपी उठाई और गुफा से बाहर निकल पड़े। उनके अचानक प्रकट होने से तेंदुआ घबरा गया। पहले वह जमीन पर छिपकर लेट गया और फिर एक गहरे गुस्से भरे फूंक की आवाज के साथ जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर भाग खड़ा हुआ। सर कॉर्बेट ने जल्दबाजी में खाई के किनारे से ऊपर चढ़े और चोटी पर पहुंचकर उस आदमी की ओर चिल्लाए कि मैं आ रहा हूं। फिर पूरी गति से उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़े। वो आदमी जो गांव से पहाड़ी की ओर दौड़ता हुआ सर कॉर्बेट के पास आया था और जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने बताया कि गांव के दूसरी ओर आधा मील दूर एक महिला को नरभक्षी टाइगर ने मार डाला था। सर कॉर्बेट जल्दबाजी में पहाड़ी से नीचे गांव की ओर भागे और उन्होंने देखा कि पहले बताए गए आंगन में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक बार फिर जब वो संकरी गली से होते हुए वहां पहुंचे तो किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा था। जब भीड़ के सिरों के ऊपर देखा तो पाया कि एक युवती जमीन पर बैठी थी। उसके शरीर के ऊपरी वस्त्र फट चुके थे और वह अपने सिर को पीछे की ओर झुकाए हुए बैठी थी, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाए। वह पूरी तरह चुप थी, बस उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। जहां उसके चेहरे और गर्दन से बहकर खून जमा हो गया था, वहां एक चिपचिपे गुच्छे के आकार में खून जम गया था। जल्द ही सबको उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ और लोगों ने सर कॉर्बेट को लड़की के पास जाने का रास्ता दिया। जब वो उसकी चोटों की जांच कर रहे थे, तब एक साथ कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमला गांव के पास खुले क्षेत्र में हुआ था, जहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें लड़की का पति भी शामिल था। जब सभी ने मिलकर जोर-जोर से चिल्लाया, तो टाइगर ने लड़की को छोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया। लड़की को मृत मानकर उसके साथी गांव लौट आए और उन्हें खबर दी। बाद में लड़की को होश आया और वह खुद ही गांव वापस आ गए।
भीड़ के बीच से कोई चिल्लाया कि वह किसी भी क्षण दम तोड़ देगी और फिर वह उसे हमले के स्थान पर ले जाकर उसके शव पर बैठने का इंतजाम कर सकते हैं ताकि वो टाइगर को मार पाए। जब यह सारी जानकारी उन्हें दी जा रही थी, लड़की की आंखें एक पल के लिए भी उनके चेहरे से नहीं हटी। वह घायल और डरी हुई हिरनी की तरह उन पे आस लगाए हुई थी। उसे इलाज देने के लिए खुली जगह और ताज़ी हवा चाहिए थी और उस भीड़ को हटाने के लिए शायद उतनी विनम्रता नहीं दिखाई जितनी उन्हें दिखानी चाहिए थी। जब आखिरकार सभी आदमी वहां से चले गए, तो उन्होंने महिला को गर्म पानी तैयार करने और उनकी कमीज, जो अभी भी काफी साफ और सूखी थी, उसको पट्टियों में फाड़ने का काम सौंप दिया। एक लड़की, जो शायद घबराहट में पागल होने वाली थी, उसे सर कॉर्बेट ने गांव में कैंची ढूंढने के लिए भेज दिया। पानी और पट्टियों को तैयार किया गया, लेकिन लड़की अभी तक कैंची लेकर नहीं लौटी थी। जब वह लौटी, तो उसने कहा कि यह गांव की इकलौती कैंची है, जो उसे एक पुराने दर्जी के घर से मिली थी। वह दर्जी अब जीवित नहीं था और उसकी विधवा उस कैंची का इस्तेमाल आलू खोदने के लिए करती थी। यह जंग लगी कैंची करीब 8 इंच लंबी थी, लेकिन किसी भी बिंदु पर इसकी दो धारें आपस में मिलती नहीं थीं। कुछ देर की कोशिश के बाद सर कॉर्बेट ने फैसला किया कि लड़की के खून से चिपके हुए घने बालों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर होगा। मुख्य घाव को बड़े पंजों के निशान थे। पहला उसकी आंखों के बीच से शुरू होकर पूरे सिर पर जाता हुआ गर्दन के पीछे हिस्से तक था, जिससे उसकी खोपड़ी दो भागों में लटक रही थी। दूसरा घाव पहले के पास से शुरू होकर माथे के दाईं ओर कान तक फैला था। इन भयानक घावों के अलावा उसके दाएं कंधे, गर्दन और सीने पर कई गहरे खरोंच के निशान थे। उसकी दाईं हथेली पर भी एक गहरा कट था, जिसे देखकर साफ था कि उसने अपने सिर की रक्षा करने के लिए हाथ उठाया होगा, लेकिन टाइगर के नुकीले पंजों के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही। सर कॉर्बेट के एक डॉक्टर मित्र थे, जिन्हें वो एक बार पैदल ही टाइगर के शिकार पर ले गए थे। उस रोमांचक सुबह के बाद उन्होंने उन्हें एक छोटी सी पीली तरल पदार्थ से भरी बोतल भेंट की थी। उन्होंने सलाह दी थी कि जब भी सर कॉर्बेट शिकार पर जाएं, तो इसे अपने साथ ले जाएं, और वो बोतल उन्होंने साल भर तक शूटिंग जैकेट की अंदरूनी जेब में रखी और उसका कुछ हिस्सा उड़ चुका था, लेकिन बोतल अभी भी 3/4 भरी हुई थी। जब उन्होंने लड़की के सिर और शरीर को धो दिया, तो उस बोतल को खोलकर उसके घावों पर आखिरी बूंद तक वो दवा डाल दी। फिर उसके सिर पर पट्टी बांधी ताकि उसकी खाल अपनी जगह पर बनी रहे, और उसे उठाकर उसके घर ले गए, जो एक ही कमरा वाला था, जिसमें उसका रसोई घर, रहने की जगह और बच्चे का पालना सब कुछ था। दरवाजे के पास एक रस्सी से भरा टोकरा लटक रहा था, जिसमें रखा बच्चा रो रहा था और दूध मांग रहा था। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका समाधान उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे वहां मौजूद महिलाओं पर छोड़ दिया। 10 दिन बाद जब सर कॉर्बेट प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने लड़की को उसके घर के दरवाजे पर बैठे देखा। उसकी गोद में उसका बच्चा गहरी नींद में था। उसके घाव पूरी तरीके से भर चुके थे। उसकी बस गर्दन के पीछे का हिस्सा, जहां टाइगर के पंजे के सबसे गहरे धंसे हुए निशान थे, वहां एक छोटा सा घाव अभी भी बाकी था। जब उसने अपने काले घने बालों को हटाकर उन्हें दिखाया कि उसकी खोपड़ी अब पूरी तरह जुड़ चुकी है, तो वह मुस्कुराते हुए बोली कि वह बहुत खुश थी
कि उसकी छोटी बहन ने गलती से दर्जी की विधवा कैंची उधार ले ली थी, क्योंकि यहाँ सर मुंडवाना विधवा होने का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सर कॉर्बेट कहते हैं कि अगर उनके डॉक्टर मित्र कभी यह पंक्तियां पढ़ें तो वह उन्हें बताना चाहते हैं कि उनकी दी हुई पीली दवा ने एक बहादुर माँ की जान बचा ली। और फिर वहां से सभी आसपास के गांव के लोग 2 दिन तक अपनी बस्तियों के भीतर ही रहे। किसी तरह वो लोग बस शौच करने ही बाहर जाते थे। फिर तीसरे दिन 4 संदेशवाहकों के माध्यम से उन्हें यह खबर मिली कि आदमखोर ने लोहानी नामक गांव में एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था। ये गांव डाल्कनिया के दक्षिण में 5 मील की दूरी पर था। संदेशवाहकों ने बताया कि जंगल के रास्ते से दूरी 10 मील थी, लेकिन एक छोटे रास्ते से वहां तक केवल 5 मील का सफर था और वो लोग सर कॉर्बेट को उसी शॉर्टकट से ले जाने का प्रस्ताव कर रहे थे। उनकी तैयारियां जल्दी पूरी हो गईं और दोपहर के थोड़ी देर बाद वह अपने 4 मार्गदर्शकों के साथ निकल पड़े। लगभग 2 मील की कड़ी चढ़ाई के बाद वो सब डाल्कनिया के दक्षिण में लंबी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, जहां से 3 मील नीचे उस घाटी का दृश्य दिखाई दे रहा था जहां पर हमला हुआ था। सर कॉर्बेट के मार्गदर्शक कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाए थे। वो एक छोटे से गांव के निवासी थे जो लोहाली में 1 मील पहले स्थित था। सुबह 10 बजे उनके पास वही पारिवारिक संदेश प्रणाली के माध्यम से यह खबर आई थी कि लोहाली गांव में एक महिला को आदमखोर टाइगर ने मार डाला है और उन्हें यह सूचना डाल्कनिया में सर कॉर्बेट को पहुंचाने के लिए दी गई थी। सर कॉर्बेट जिस पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे वह पूरी तरीके से बिना पेड़ों की थी। वहीं थोड़ी दूर रुककर उन्होंने सांस ली और एक बीड़ी सुलगाई, जबकि उनके साथी आपस के पहचान की जगह की और इशारा करके उन्हें समझाने लगे। वहीं पास में एक बड़ी चट्टान के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसके पास एक गोलाकार कांटों की बाढ़ बनी हुई थी। जब सर कॉर्बेट इस झोपड़ी के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। 4 साल पहले एक बूटिया जो सर्दियों के दौरान तराई के बाजारों से गुड़, नमक और अन्य सामान आंतरिक पहाड़ी इलाकों में भेज रहा था। उसने गर्मियों और बारिश के मौसम में अपने बकरों को पालने के लिए यह झोपड़ी बनाई थी। कुछ हफ्तों के बाद उसके बकरे पहाड़ी से नीचे उतरकर इन ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। जब ग्रामीण विरोध करने के लिए झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस उन्होंने देखा कि एक भयंकर भेड़पालक कुत्ता, जिसे ऐसे व्यापारी रात में अपने शिविर की रक्षा के लिए रखते हैं, वो लोहे की कील से बंधा हुआ मृत पड़ा था। इस घटना से संदेश उत्पन्न हुआ और अगले दिन आसपास के गांव से लोग इकट्ठा हुए और एक खोज अभियान शुरू किया गया। उनके मार्गदर्शकों ने एक ओक के पेड़ की ओर इशारा किया जो बिजली गिरने से झुलस चुका था और वहां से लगभग 400 गज की दूरी पर था। उन्होंने बताया कि इस पेड़ के नीचे उस व्यापारी अवशेष, उसकी खोपड़ी और कुछ हड्डियों के टुकड़े और उनके कपड़े मिले थे। यही था चौगढ़ के आदमखोर टाइगर का पहला मानव शिकार। वहां से जिस खड़ी पहाड़ी पर वो सब बैठे थे, वहां से नीचे उतरने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। सर कॉर्बेट के साथियों ने बताया कि पहाड़ी की चोटी पर आधा मील आगे बढ़ना होगा, जहां से एक बहुत ही खड़ी और ऊबड़-खाबड़ पगडंडी मिलेगी, जो सीधे नीचे गांव होते हुए लोहाली तक ले जाएगी। सर कॉर्बेट और उनके सभी साथियों ने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, सर कॉर्बेट को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
और उन्होंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये केवल एक मनोभावना है, लेकिन यह व्यर्थ साबित हुआ। उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही आदमखोर टाइग्रेस थी और वो 3 मील दूर एक अपने शिकार पर थी, जिसे वह इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। फिर भी वहाँ बेचैन करने वाली अनुभूति बनी रही। अब जब सर कॉर्बेट अपने साथियों के साथ पहाड़ी के सबसे चौड़े हिस्से पर थे, उन्होंने अपने साथियों को बैठने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक वो वापस ना आए, वे अपनी जगह से ना हिलें। इसके बाद सर कॉर्बेट वापस उसी रास्ते पर गए जहां से पहले पहाड़ी की चोटी पर आए थे और जंगल में प्रवेश कर चारों ओर घूमकर खुले मैदान से होते हुए फिर से अपनी टीम के पास पहुंचे। रास्ते में किसी जानवर या पक्षी की चेतावनी भरी आवाजें सुनाई नहीं दी, जिससे यह संकेत मिलता कि आसपास कोई टाइगर मौजूद है। लेकिन फिर भी उस बिंदु से आगे सर कॉर्बेट ने चारों आदमियों को अपने आगे चलने को कहा, जबकि खुद पीछे सेफ्टी कैच पर अंगूठा रखे लगातार पीछे की ओर निगाह बनाए रहे। जब सर कॉर्बेट उस छोटे से गांव में पहुंचे जहां से उनके साथी आए थे, तो उन्होंने अनुमति मांगी कि वो लोग अब उन्हें छोड़कर अपने घर जाएं। उनको ये अनुरोध सुनकर खुशी हुई, क्योंकि अब उन्हें 1 मील घने झाड़ीदार जंगल से होकर गुजरना था। हालांकि पीछा किए जाने की अनुभूति अब खत्म हो चुकी थी, फिर भी उनके अकेले चलते समय अधिक सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। गांव की बाहरी सीढ़ीनुमा खेतों से थोड़ा नीचे, जहां घनी झाड़ियां शुरू होती थीं, एक साफ पानी का झरना था, जिससे गांव के लोग अपनी जल आपूर्ति प्राप्त करते थे। वहां गीली जमीन पर उन्हें आदमखोर टाइगर के ताजे पगमार्क मिले। ये पगमार्क उसी गांव की ओर से आ रहे थे जहां सर कॉर्बेट जा रहे थे, और पहाड़ी पर महसूस हुई उनकी बेचैनी इस ओर संकेत कर रही थी कि शिकार के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी थी और उनकी यह खोज शायद व्यर्थ साबित होने वाली थी। जब वो झाड़ीदार जंगल से बाहर निकले, तो लोहाली गांव के सामने, जिसमें केवल 5-6 छोटे घर थे, इन घरों में से एक के दरवाजे के पास कुछ लोग एकत्रित थे। दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग समूह से अलग होकर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। उनमें एक वृद्ध व्यक्ति झुककर उनके पैर छूने लगा और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपनी बेटी की जान बचाने की विनती करने लगा। उनकी कहानी उतनी ही संक्षिप्त थी जितनी कि दुखद। उसकी बेटी, जो कि विधवा थी और दुनिया में उसका इकलौता सहारा थी, सुबह लगभग 10 बजे जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। घाटी में एक छोटी सी धारा बहती थी और गांव के दूसरी ओर धारा के पार पहाड़ी खड़ी चढ़ाई में ऊपर की ओर बढ़ती थी। इस पहाड़ी के निचले ढलान पर कुछ सीढ़ीनुमा खेत थे। सबसे निचले खेत के किनारे, जो उनके घर से लगभग 150 गज की दूरी पर था, उस महिला ने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कुछ महिलाएं जो धारा में अपने कपड़े धो रही थीं, अचानक एक चीख सुनकर चौंक पड़ी। जब उन्होंने ऊपर देखा, तो उन्होंने महिला और टाइगर को एक साथ घने कांटेदार झाड़ियों में गायब होते देखा। ये झाड़ियां खेत के किनारे से शुरू होकर धारा तक फैली हुई थीं। महिलाएं घबराकर गांव की ओर भागी और शोर मचाया। डर से सहमे हुए ग्रामीणों ने बचाव का कोई प्रयास नहीं किया और ऊपर की घाटी में बसे गांव को मदद के लिए पुकारा। वहां से यह संदेश आगे बढ़ाया गया और फिर उस गांव तक पहुंचाया गया जहां से 4 लोग उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए थे। संदेश भेजे जाने के आधे घंटे बाद घायल महिला घसीटते हुए अपने घर वापस लाई गई। उसने बताया कि उसे टाइगर को ठीक उस समय देखा जब वो उस पर झपटने वाला था। भागने का कोई समय न होने के कारण वह लगभग सीधी खड़ी पहाड़ी से नीचे कूद गई। हवा में रहते हुए टाइगर ने उसे पकड़ लिया
और वह दोनों साथ में नीचे गिर गए। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को धारा के पास पाया। मदद के लिए पुकारने में असमर्थ होने के कारण वह अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए गांव तक पहुंची। जब तक यह कहानी सुनाई जा रही थी, तब सर कॉर्बेट घर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने लोगों को दरवाजे से हटने के लिए कहा, जो चार दीवारों वाले उस कमरे का एकमात्र द्वार था। जब उन्होंने खून से सनी चादर हटाई, तो महिला की दयनीय स्थिति देखकर उनका मन सिहर उठा। सर कॉर्बेट यहाँ कहते हैं कि उसकी हालत का वर्णन करने की उनकी हिम्मत नहीं थी और कहते हैं कि काश वो एक अच्छे डॉक्टर होते और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित होते, लेकिन वो तो बस एक साधारण इंसान थे। जबकि जेब में थोड़ी सी पोटेशियम पर मैग्नेट थी। उस गर्म, बंद और दम घुटने वाले कमरे में, जहां मक्खियां भिनभिना रही थी, उस औरत के चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर लगे गहरे दांत और पंजों के घाव पहले ही सड़ चुके थे। सौभाग्यवश वह केवल अर्धचेतन अवस्था में थी। उसके वृद्ध पिता भी उसके साथ कमरे में आए थे, उनकी संतुष्टि के लिए और यह जानती हुई कि इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिला के सिर और शरीर से जमे खून को साफ किया और अपने रुमाल तथा पोटेशियम परमैंगनेट के गाढ़े घोल से गांवों को जितना संभव था साफ करने की कोशिश की। अब सर कॉर्बेट का शिविर लौटने के बारे में सोचना व्यर्थ था, इसलिए रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना था। धारा के किनारे, जहां महिलाएं अपने कपड़े धो रही थीं, उसके पास विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के चारों ओर 1 फुट ऊंचा पत्थर का चबूतरा था, जिसे ग्रामीण धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल करते थे। सर कॉर्बेट ने वही चबूतरे पर अपने कपड़े उतारे और धारा में स्नान किया। जब हवा ने तौलिया का काम कर दिया, तो उन्होंने फिर से कपड़े पहने, पेड़ की जड़ से पीठ टिकाई, अपनी भरी हुई राइफल पास रखी और रात गुजारने की तैयारी कर ली। वो जगह सही रूप से रात बिताने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन गांव के उस अंधेरे और दम घुटने वाले कमरे की तुलना में कोई भी जगह बेहतर थी, जहां एक पीड़ित महिला अपनी अंतिम सांसें के लिए संघर्ष कर रही थी। रात में महिलाओं की करुणामयी चीखों ने यह संकेत दिया कि अब उस महिला का कष्ट समाप्त हो चुका था। सुबह जब वो गांव से गुजरे, तो अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। डालकनिया में घायल हुई लड़की और इस दुर्भाग्यपूर्ण महिला के अनुभवों से अब यह स्पष्ट हो गया था कि वो बूढ़ी टाइग्रेस अपने शावक पर अत्यधिक निर्भर थी। जब वह मनुष्यों पर हमला करती थी, आमतौर पर हर 100 आदमखोर टाइगर के हमले में केवल एक व्यक्ति बचता था, लेकिन उस टाइग्रेस के हमले में यह स्पष्ट था कि अधिक लोग घायल होंगे, बजाय इसके कि वे तुरंत मारे जाएं, क्योंकि निकटतम अस्पताल 50 मील दूर था। जब सर कॉर्बेट नैनीताल लौटे, तो उन्हें सरकार से आग्रह किया कि उस इलाके के सभी गांव के मुखियाओं को संक्रमण रोधी दवाइयों और पट्टियों उपलब्ध कराई जाएं, जहां वो टाइग्रेस एक्टिव थी। बाद में जब उन्होंने उस क्षेत्र का दोबारा दौरा किया, तो उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और इन संक्रमण रोधी दवाइयों ने कई लोगों की जान बचाई थी। सर कॉर्बेट डालकनिया में एक और सप्ताह तक रुके और शनिवार को यह घोषणा की कि अगले सोमवार को घर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वो अब लगभग 1 महीने से उस आदमखोर टाइग्रेस के इलाके में थे और खुले तंबू में सोने
दिन भर अंतहीन मीलों तक चलने और हर कदम के साथ यह डर रहने की यह आखिरी कदम हो सकता था। उस मानसिक दबाव का असर उनकी नसों पर दिखने लगा था। उनकी इस घोषणा से गांव वाले चिंतित हो उठे और वो लोग सर कॉर्बेट का निर्णय बदलने के लिए उनको मनाने की कोशिश करने लगे। अंत में जब सर कॉर्बेट ने उनसे ये वादा किया कि जैसे ही उन्हें अवसर मिलेगा वो वापस आएंगे, तब जाकर गांव वाले शांत हुए। रविवार की सुबह नाश्ते के बाद टालकनिया के मुखिया उनसे मिलने आए और अनुरोध किए कि उनके लिए कुछ शिकार कर दें। उन्होंने खुशी-खुशी उनकी यह मांग स्वीकार कर ली और आधे घंटे बाद 4 ग्रामीणों और अपने एक आदमी के साथ वो नंधौर नदी के उस पार की पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके पास 275 राइफल और एक क्लिप कारतूस थे। उन्होंने अपने शिविर से उस पहाड़ी की ऊपरी ढलानों पर कई बार भुरल चढ़ते हुए देखे थे, इसलिए शिकार की संभावना अच्छी थी। उनके साथ जो गांव के लोग थे, उनमें एक लंबा और दुबला आदमी था, जिसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। वह अक्सर सर कॉर्बेट के शिविर में आता था और जब उसे एक अच्छा सुनने वाला मिला, तो वह बार-बार अपने उस आदमखोर से हुए डरावने मुकाबले की कहानी सुनाता था। उसने यह कहानी सुनाई, इतनी बार दोहराई कि सर कॉर्बेट इसे बिना किसी प्रयास के अपनी नींद में भी दोबारा सुन सकते थे। यह घटना 4 साल पहले घटी थी और इसे उसके अपने शब्दों में ही बेहतर ढंग से बताया जा सकता था। यहाँ सर कॉर्बेट अपने और उस आदमी के हुए वार्तालाप को बताते हैं। वो आदमी सर कॉर्बेट से कहता है, साहब, क्या आप उस चीड़ के पेड़ को देख रहे हैं, जो घास के मैदान के नीचे पहाड़ी के कंधे पर खड़ा है? सर कॉर्बेट कहते हैं, हाँ, वह चीड़ का पेड़, जिसके पूर्व में एक बड़ा सफेद पत्थर है। वो आदमी कहता है, हाँ साहब, वही। इसी मैदान के ऊपरी किनारे पर उस आदमखोर ने मुझ पर हमला किया था। ये घास का मैदान उतना ही खड़ा और सीधा है जितना कि किसी मकान की दीवार और एक गहरी पहाड़ी आदमी के अलावा कोई भी इस पर पैर जमाकर नहीं चल सकता। वो आदमी सर कॉर्बेट को बताता है कि उसका बेटा उस समय 8 साल का था और उस आदमी ने वो मनहूस दिन उसी ढलान पर घास काट रहा था। वो आदमी घास के गट्ठर बनाकर उन्हें गोद में उठाकर उन पेड़ों की पट्टी तक ले जा रहा था जहां जमीन समतल थी। वो आदमी उस मैदान के ठीक किनारे झुककर घास का एक बड़ा गट्ठर बांध रहा था। तभी टाइगर ने उस पर छलांग लगा दी और फिर अपने दांत उस आदमी के दाएं गाल के नीचे, उसकी ठुड्डी में और उसकी गर्दन के पीछे हिस्से में गाड़ दिए। टाइगर के मुख से लगा जबरदस्त प्रहार से वो आदमी अपनी पीठ के बल गिर पड़ा, जबकि टाइगर उसके ऊपर छाती से छाती सटाकर लेटा था। उसका पेट उस आदमी की टांगों के बीच में था। गिरते समय उस आदमी ने अपने हाथ फैलाए और उसका दायां हाथ एक बलूत के छोटे पौधे से जा टकराया। जैसे ही उस आदमी की उंगलियां उस पौधे को जकड़ी, उस आदमी के मन में एक विचार आने लगा कि उसकी टांगे अभी भी आजाद थीं और अगर वह उन्हें मोड़कर टाइगर के पेट के नीचे और उसके खिलाफ जमा सके, तो शायद वो आदमी उस टाइगर को खुद से दूर ढकेल कर भाग सकता था। जब टाइगर ने उसके चेहरे के दाईं ओर की सभी हड्डियां चकनाचूर कर दी, तो दर्द सहना मुश्किल हो गया था। लेकिन तब भी उस आदमी ने होश नहीं खोया, क्योंकि उस समय वो जवान था और पूरे पहाड़ में उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो आदमी फिर बहुत धीरे-धीरे उठा ताकि टाइगर गुस्सा ना हो जाए। फिर उसने अपनी टांगों को दोनों तरफ से ऊपर किया और अपने नंगे पैर धीरे से उसके पेट के नीचे जमा दिए और फिर
अपनी बाईं हथेली को उसकी छाती पर रखते हुए और पूरी ताकत से उसके ऊपर को ओर धक्का दे दिया और ठोकर मारते हुए उसने टाइगर को जमीन से उठा दिया। और फिर वो दोनों एक खड़ी पहाड़ी के किनारे पर थे और टाइगर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो उस आदमी को भी अपने साथ खींच लेता अगर उसकी पकड़ वो छोटे बलूत के पेड़ पर मजबूत ना होती। उस आदमी का बेटा इतना डर गया था कि वह भाग भी नहीं पाया। जब टाइगर नीचे गिरा तो उस आदमी ने अपने बेटे की लंगोट को लिया, उसे अपने सिर पर बांधा और उसका हाथ पकड़कर गांव लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उनके सभी मित्रों को बुला लाए, क्योंकि मरने से पहले वो उनके चेहरे देखना चाहता था। जब उनके मित्र इकट्ठा हुए और उन्होंने उसकी हालत देखी, तो सभी लोग उन्हें चरपाई पर डालकर 50 मील दूर अल्मोड़ा अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका कष्ट बहुत बढ़ चुका था और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका समय आ चुका है। वो वहीं मरना चाहते थे जहां वो जन्मे थे और जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्हें प्यास लगी थी और उनका सिर जल रहा था। सिर जलने के कारण उस पे पानी लाया गया, लेकिन जब उन्हें उनके मुंह में डाला गया तो उनकी गर्दन में बने छेदों से बाहर निकल गया। उनके बाद समय का कोई अभ्यास नहीं रहा। उनका मन भ्रम से भर गया था और उनके सिर और गर्दन में भयानक दर्द हो रहा था। वो मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए, लेकिन उनके घाव अपने आप ठीक हो गए और वो बच गए। उस आदमी ने सर कॉर्बेट से कहा कि जैसा आप मुझे देख रहे हैं, बूढ़ा, दुबला, सफेद बालों वाला और एक ऐसा चेहरा लिए जिसे देखकर हर कोई घृणा करता है। दुश्मन अभी भी जिंदा है और लोगों की जान ले रहा है, लेकिन आपको यह समझना है कि वो टाइगर है। नहीं साहब, वह कोई टाइगर नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो जब भी मानव मांस और खून की लालसा करता है, कुछ समय के लिए टाइगर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वहां के लोग सर कॉर्बेट से कहते हैं कि आप एक साधु हैं साहब, और साधुओं की रक्षा करने वाली शक्तियां इस दुष्ट आत्मा से अधिक बलशाली होती हैं। इसका प्रमाण यह है कि आपने 3 दिन और 3 रातें अकेले जंगल में बिताई और फिर भी, जैसा आपको आदमियों ने बताया, आप जीवित हैं और सुरक्षित बाहर भी आ गए। सर कॉर्बेट कहते हैं कि उस आदमी के विशाल शरीर को देखकर यह कल्पना करना आसान था कि वह एक सजीव महाबलशाली आदमी था, और वास्तव में वह असाधारण रूप से बलशाली अवश्य रहा होगा, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य, यदि उसमें औसत से कहीं अधिक ताकत होती, ना तो वो उस टाइगरस को हवा में उछाल पाता और ना ही उसके जबड़े को अपने सिर से अलग कर पाता। जबकि उस संघर्ष में उसका आधा चेहरा टाइग्रेस के साथ ही फटकर चला गया और ना ही उसे उस खड़ी पहाड़ी से नीचे फेंक पाता। उनका ये दुबला पतला दोस्त अब उनका मार्गदर्शक बन चुका था। अपने कंधे पर एक खूबसूरती से चमकती कुल्हाड़ी, जिसकी लंबी पतली मूठ थी, टांगे हुए वह उनके साथियों के साथ तीव्र और दुर्गम पगडंडियों से नीचे घाटी की ओर ले गया। नदौर नदी को पार करके वो कई चौड़े सीढ़ीनुमा खेतों से गुजरे, जो अब आदमखोर टाइगर के डर से उपेक्षित पड़े थे। पहाड़ी तल तक पहुंचने के बाद उन्होंने एक कठिन चढ़ाई शुरू की, जो घने जंगल से होते हुए घास के ढलानों तक जाती थी। उनका मित्र भले ही दुबला पतला था, लेकिन उसमें दमखम की कोई कमी नहीं थी। सर कॉर्बेट को भी काफी कठोर जीवन का अभ्यास था, फिर भी बार बार रुककर दृश्य की प्रशंसा करने का बहाना बनाकर ही सर कॉर्बेट उनके साथ कदम से कदम मिला पाए। जंगल से निकलकर
वो ढलान पर तिरछी दिशा में बढ़ने लगे जहाँ एक ऊंची चट्टान थी जो लगभग 1000 फीट तक ऊपर उठी थी। उसी चट्टान पर जहाँ छोटे छोटे घास के गुच्छे थे, उन्होंने अपने तंबू से घुरल को चढ़ते हुए देखा था। वो कुछ 100 गज ही चले थे कि एक घुरल अचानक घाटी से निकलकर भागने लगा। उनकी गोली लगते ही वह वहीं ढेर हो गया और लुढ़क कर आंखों से ओझल हो गया। राइफल की आवाज से एक और घुरल जो चट्टान के नीचे सो रहा था, घबराकर खड़ा हो गया और अपनी जान बचाने के लिए सीधा चट्टान पर चढ़ने लगा। यह करतब सिर्फ वही या उसका बड़ा भाई तहकी ही कर सकता था। उन्होंने तुरंत जमीन पर लेटकर राइफल की दृष्टि 200 गज पर सेट कर दी और उसके रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद वह एक उभरे हुए पत्थर पर आकर रुका और नीचे झांककर उन्हें देखने लगा। गोली लगते ही वह लड़खड़ाया, लेकिन अपने पैरों पर फिर से संतुलन बना लिया और धीरे धीरे उसने अपनी चढ़ाई जारी रखी और दूसरी गोली लगने पर वह चट्टान से गिर पड़ा और कुछ पल एक संकरी धार पर लटका रहा और फिर सीधा नीचे घास के ढलान पर आ गिरा। जमीन से टकराते ही वह लुढ़कता चला गया, उनके पास से 100 गज की दूरी से गुजरा और अंत में 150 गज नीचे एक पशु पथ पर आकर ठहर गया। सर कॉर्बेट कहते हैं कि अपने पूरे शिकार के वर्षों में उन्होंने केवल एक बार ही ऐसा नजारा देखा था जैसा उन्होंने अगले कुछ मिनटों में देखा, और उस समय हमलावर एक तेंदुआ था। घुरल के गिरते ही एक बड़ा हिमालयन भालू घाटी से निकलकर हरी घास वाली ढलान की ओर भारी कदमों से बढ़ा, बिना रुके या पीछे देखे सीधा आगे बढ़ता चला गया। वह भालू मवेशियों के रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और मरी हुई बकरी के पास पहुंचकर वहां बैठ गया और उसे अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उसने बकरी को सूंघना शुरू किया, सर कॉर्बेट ने उस पर गोली चला दी। शायद उन्होंने जल्दी में गोली चलाई या दूरी का गलत अनुमान लगा लिया, क्योंकि गोली नीचे लगी और सीने की बजाय उनके पेट में जा धंसी। सर कॉर्बेट और उसके 6 लोगों के ध्यान से यह दृश्य देखा और ऐसा लगा जैसे भालू ने गोली लगने को घुरल का हमला समझ लिया हो। गुस्से में वह उठा और घुरल को दूर फेंक दिया और गहरी गुर्राहट के साथ उनकी ओर दौड़ पड़ा। जब वह उनके नीचे से 100 गज की दूरी पर गुजर रहा था, तो उन्होंने अपनी आखिरी 5वीं गोली चलाई, जो बाद में पता चला कि उसके पीछे के हिस्से में लगी थी। जब बाकी लोग दोनों घुरल को उठाने में लगे थे, तब सर कॉर्बेट नीचे उतरे, खून के निशान देखने लगे। रास्ते पर पड़े खून से साफ था कि भालू बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन खाली राइफल के साथ उसका पीछे करना खतरनाक था, क्योंकि भालू वैसे भी गुस्सैल होते हैं और घायल होने के बाद वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। जब बाकी लोग उनके पास पहुंचे, तो सबने आगे की योजना बनाई। उनका कैंप 3 मील से ज्यादा दूर था और दोपहर के 2 बज चुके थे। ऐसे में गोला बारूद लाना, भालू का पीछा करने और उसे मारकर अंधेरे होने के से पहले लौटना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि भालू का पीछा करेंगे और उसे पत्थरों और कुल्हाड़ी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी खड़ी थी और ज्यादा झाड़ियां नहीं थी। अगर वो भालू के ऊपर की तरफ रहते, तो उसके हमले से बचने की संभावना ज्यादा थी। सर कॉर्बेट ने सबसे आगे बढ़ना शुरू किया। उनके पीछे 3 लोग थे और 2 लोग घुरल को पीठ पर बांधकर चल रहे थे, जहां सर कॉर्बेट ने आखिरी गोली चलाई थी। वहां खून के निशान ज्यादा दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर उन्हें उनसे हौसला मिला। करीब 200 गज आगे जाने के बाद खून के निशान एक गहरी घाटी की ओर जाते दिखे। वहां उन्होंने अपने दल को हिस्सों में बांटा और 2 लोग घाटी की दूसरी तरफ गए, जबकि 2 और कुल्हाड़ी लिए व्यक्ति इस तरफ ही
सर कॉर्बेट के साथ रहे और गुल उठाने वाले लोग उनके पीछे चल रहे थे। जैसे ही संकेत मिला, सर कॉर्बेट पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। बांस की घनी झाड़ियों का एक झुंड था। जब उसमें एक पत्थर फेंका गया, तो भालू गुस्से में दहाड़ते हुए उठा और उनके 6 साथी अपनी पूरी ताकत लगाकर पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। सर कॉर्बेट इस तरह के अभ्यास के आदी नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि भालू उनका पीछा कर रहा है या नहीं, तो वो राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि वह उतनी ही तेजी से नीचे की ओर भाग रहा था जितनी तेजी से वो उसके ऊपर की ओर आ रहे थे। उन्होंने अपने साथियों को चिल्लाकर सावधान किया, तेजी से दिशा बदली और अब वो शिकार के पीछे दौड़ पड़े। कुछ निशानोबाजों ने सटीक पत्थर फेंके, जिससे खुश करने वाली चीखें और भालू की गुस्सैल गुर्राहटें सुनाई दी। लेकिन तभी घाटी के एक तीखे मोड़ पर, जहां उन्हें सावधानी से बढ़ना पड़ा, सबने भालू का पीछा खो दिया। खून के निशानों का पीछा करना आसान होता, लेकिन घाटी में बड़े बड़े पत्थर थे जिनके पीछे भालू छिपा हो सकता था। इसलिए कुछ लोग वहीं बैठकर आराम करने लगे, एक पेड़ का सहारा लेकर। जब सर कॉर्बेट नीचे झांके, तो उन्होंने देखा कि भालू 40 फीट नीचे एक संकरी चट्टान पर पड़ा था। उन्होंने एक 30 पाउंड वजनी पत्थर उठाया, खुद को संतुलित किया और दोनों हाथों से उसे उसके सर के ऊपर उठाकर पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। पत्थर भालू के सिर पर कुछ इंच की दूरी पर चट्टान से टकराया और वह घबराकर तुरंत खड़ा हो गया। अगले ही पल वो नजरों से ओझल हो गया, लेकिन 1 मिनट बाद पहाड़ी की ढलान पर वो फिर दिखाई दिया। शिकार फिर से शुरू हो गया। इस बार जमीन ज्यादा खुली और कम पथरीली थी, इसलिए सर कॉर्बेट अपने साथियों के साथ, जो बिना किसी भारी सामान के दौड़ रहे थे, आसानी से उसके पीछे बने रहे। लगभग 1 मील तक घायल भालू को पूरी रफ्तार से वो दौड़ाते रहे, जब तक कि वह जंगल से निकलकर सीढ़ीनुमा खेतों में नहीं पहुंच गया। बारिश के पानी ने खेतों में कई गहरी और संकरी नालियां बना दी थीं, और इन्हीं में से एक में भालू ने छिपने की कोशिश की। उनकी टोली में केवल एक व्यक्ति के पास हथियार था, जिसका चेहरा थोड़ा अलग था। उसने ही भालू का सहारक चुना गया। बिना किसी झिझक के उसने अपनी खूबसूरती से चमकाई हुई कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से भालू के सिर पर दे मारा। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। कुल्हाड़ी भालू की खोपड़ी से टकराकर ऐसे उछल गई, जैसे किसी रबर के टुकड़े पर मारी गई हो। गुस्से में भालू जोर से चीखा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। सौभाग्य से उसने तुरंत हमला नहीं किया, वरना सर कॉर्बेट अपने साथियों के साथ सब एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ते। खुले मैदान में भालू को ज्यादा आरामदायक महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह नाले में और आगे जाकर फिर से छिप गया। अब कुल्हाड़ी चलाने की बारी सर कॉर्बेट की थी, लेकिन पहले बार से सतर्क हो चुका भालू अब उनसे भी ज्यादा सतर्क था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसके करीब पहुंचने में कामयाब हुए। बचपन में उनका सपना लकड़हारा बनने का था, और उन्होंने कुल्हाड़ी से माचिस की तीलियां तक चीरने का अभ्यास किया था। इसलिए उन्हें कुल्हाड़ी के गलत वार से किसी पत्थर के टकराने का कोई डर नहीं था। जैसे ही वो सही दूरी पर पहुंचे, उन्होंने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी भालू की खोपड़ी में गड़ा दी। हिमालय भालू की खाल पहाड़ी लोगों के बीच बहुत कीमती मानी जाती है, और जब उन्होंने कुल्हाड़ी के मालिक को बताया कि वह खाल के अलावा गुरल के मांस का भी दोहरा हिस्सा रख सकता है, तो वह गर्व से पूरा नहीं समाया। गांव से आए नए लोगों की भीड़ तेजी से बढ़ रही थी, और उन्हें भालू की खाल उतारने और शिकार के हिस्से बांटने का काम सौंप दिया गया। इसके बाद वो गांव की ओर चढ़ाई करने लगे और घायल लड़की के से आखिरी बार मिलने गए, जैसा कि पहले बताया गया था।
जिस रास्ते से वो डालकनिया आए थे, उसमें कई ऊंचे वृक्षहीन पहाड़ों की कठिन चढ़ाइयां थीं। जब सर कॉर्बेट ने गांव वालों से इस रास्ते की कठिनाइयों की चर्चा की, तो उन्होंने हेंडा खान के रास्ते लौटने की सलाह दी। इस रास्ते में सिर्फ गांव के ऊपर एक पहाड़ की चढ़ाई करनी होती है। इसके बाद रानीबाग तक पूरा रास्ता ढलान वाला था, जहां से वो गाड़ी से नैनीताल तक जा सकते थे। सर कॉर्बेट ने अपने आदमियों को रात में ही जल्दी तैयार करने की चेतावनी दी और सूर्योदय से पहले उन्हें सामान समेटने के लिए छोड़कर डालकनिया के अपने मित्रों से विदा ले ली और 2 मील लंबी चढ़ाई के लिए निकल पड़े। बीते एक सप्ताह से टाइग्रेस के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। इस खामोशी ने उन्हें और अधिक सतर्क बना दिया था। शिविर छोड़ने के 1 घंटे बाद बिना किसी परेशानी के पहाड़ी की चोटी के पास एक खुले मैदान में वो पहुंचे, जो जंगल की सड़क से 100 गज की दूरी पर था। यह मैदान नाशपाती के आकार का था, जो लगभग 100 गज लंबा और 50 गज चौड़ा, जिसके बीच में बरसाती पानी का एक ठहरा हुआ तालाब था। सांबर और अन्य जंगली जानवर उस तालाब का उपयोग पानी पीने और कीचड़ स्नान के लिए करते थे। सर कॉर्बेट तालाब के चारों ओर उस टाइग्रेस के पगमार्क्स देखना चाहते थे, इसलिए वो उस पगडंडी से हट गए जो मैदान के बाईं ओर से होकर जाती थी और चट्टानों के नीचे से होकर जंगल की सड़क तक पहुंचती थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने मुलायम मिट्टी पर टाइग्रेस के पैरों के निशान देखे। वह ठीक उसी दिशा से तालाब तक आई थी जिस ओर से वो आ रहे थे, और स्पष्ट रूप से उनकी उपस्थिति से परेशान होकर उसने पानी पार किया और मैदान के दाईं ओर घने जंगल में चली गई। यहाँ सर कॉर्बेट कहते हैं कि ये एक बड़ा मौका था जिसे उन्होंने गवा दिया, क्योंकि अगर वो आगे उतनी ही चौकसी रखते जितनी पीछे रखी थी, तो उसे पहले ही देख सकते थे। टाइग्रेस ने उन्हें देखा था, अन्यथा वह इस तरह जल्दी में पानी पार कर जंगल की शरण न लेती। उसने यह भी देखा था कि वो अकेले थे। अब निश्चित रूप से वो उन्हें झाड़ियों में छिपकर देख रही थी और यही सोच रही थी कि वो भी तालाब पर पानी पीने जा रहे हैं, जैसे वो गई थी। टाइग्रेस उनकी अब तक की सभी गतिविधियों पर पूरी तरह स्वाभाविक थी, और अगर उसे यह विश्वास दिला पाए कि उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं है, तो वह उन्हें दूसरा मौका दे सकती थी। सर कॉर्बेट धीरे से झुके, अपनी टोपी के किनारे के नीचे से बहुत सतर्कता से देखते हुए कुछ बार खांसे, पानी में छींटे मारे और फिर धीरे-धीरे सूखी लकड़ियां बटोरते हुए चट्टान के नीचे चले गए। वहां एक छोटी सी आग जलाई और पीठ चट्टान से टिकाकर एक सिगरेट जलाई। जब तक सिगरेट खत्म नहीं हुई, आग भी बुझ चुकी थी। फिर वो जमीन पर लेट गए और बाएं हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल किया, राइफल को जमीन पर रखा और उंगली ट्रिगर पर रख ली। उनके पीछे की चट्टान इतनी खड़ी थी कि कोई भी जानवर उस पर चढ़ नहीं सकता था, इसलिए उन्हें केवल सामने की दिशा पर ध्यान देना था। घना जंगल 20 गज से कम दूरी पर था, इसलिए सर कॉर्बेट पूरी तरह सुरक्षित थे। उन्होंने अब तक ना तो कुछ देखा था और ना ही कुछ सुना था, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि टाइग्रेस उन्हें देख रही थी। टोपी की रिम ने आंखों को ढका हुआ था, लेकिन उनके देखने की सीमा में कोई बाधा नहीं थी, और वो धीरे-धीरे, इंच दर इंच पूरे जंगल को स्कैन करते रहे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और कोई पत्ता या घास का तिनका तक नहीं हिल रहा था। उनके आदमियों को शिविर छोड़ने के बाद समूह में रहकर लगातार गाने की हिदायत दी गई थी, ताकि उनके गाने का आभास होता रहे, और अभी आने में लगभग 1.5 घंटे दूर थे। और इस दौरान
टाइग्रेस के सर कॉर्बेट के ऊपर हमला करने या पीछा करने की पूरी संभावना थी। कई बार समय धीमा लगता था और कई बार पंख लगाकर उड़ जाते थे। जिस बाएं हाथ पर उनका सर टिका था, वह झनझनाने के बाद अब सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी घाटी में गाने की आवाज कानों तक बहुत जल्द पहुंच गई। आवाजें तेज हो गईं और फिर उन्होंने देखा कि उनके आदमी एक तीखे मोड़ से घूमते हुए आ रहे हैं। संभव इसी मोड़ पर टाइग्रेस ने सर कॉर्बेट को देखा होगा जब वो पानी पीकर लौट रही थी। एक और नाकाम कोशिश और इस यात्रा पर टाइग्रेस को पकड़ने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया। उनके आदमियों के थोड़ा आराम करने के बाद सड़क की ओर चढ़ाई करने लगे और फिर वहां से हिंडा खान के वन विश्राम गृह की 20 मील लंबी थका देने वाली यात्रा शुरू हुई। कुछ 100 गज खुले मैदान से गुजरने के बाद सड़क बहुत घने जंगल में प्रवेश कर गई। वहां सर कॉर्बेट ने आदमियों को आगे चलने के लिए कहा और खुद पीछे से उनके साथ साथ चल दिए। लगभग 2 मील तक वो लोग उसी क्रम में चले जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर बैठा भैंसों को हाँक रहा था। नाश्ता करने का उपयुक्त समय था, इसलिए उन्होंने उस आदमी से पूछा कि हमें पानी कहाँ मिलेगा। उसने सामने पहाड़ी की ओर इशारा किया और बताया कि वहाँ एक झरना है जिससे उसे गांव के लोग पानी भरते हैं। हालांकि नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो थोड़ी दूर और चलते तो सड़क पर ही एक अच्छा झरना मिल जाता। उसका गांव उस घाटी के ऊपरी सिरे पर स्थित था जहां पिछले सप्ताह लोहाली की महिला को टाइग्रेस ने मार डाला था। उसने बताया कि तब तक आदमखोर के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी और यह भी जोड़ा कि शायद अब वह जिले के दूसरे छोर पर चली गई होगी। सर कॉर्बेट ने उसके इस भ्रम को दूर किया और उसे बताया कि तालाब के पास ताज़ा पक्षियाँ देखे गए हैं। साथ ही उसे सख्ती से सलाह दी कि वह अपनी भैंसों को इकट्ठा करे और गांव वापस लौट जाए। उसकी करीब 10 भैंसें सड़क की ओर बिखरी हुई थीं। उसने कहा कि वह तभी जाएगा जब वे चढ़ते-चढ़ते उस जगह तक पहुंच जाएंगी जहां वह बैठा था। सर कॉर्बेट ने उसे एक सिगरेट दी और आखिरी चेतावनी देकर वो वहां से चल पड़े। उसके बाद क्या हुआ, ये उन्हें कुछ महीनों बाद पता चला, जब सर कॉर्बेट ने दोबारा उस इलाके का दौरा किया। उस दिन जब वह आदमी अपने गांव पहुंचा, तो उसने इकट्ठे हुए ग्रामीणों को ये बात बताई। सर कॉर्बेट की दी चेतावनी और कहा कि जब उसने सर कॉर्बेट को सड़क के मोड़ से मुड़ते देखा, तो उससे वह सिगरेट जलाने की कोशिश की, जो सर कॉर्बेट ने उसे दी थी। तेज हवा चल रही थी, इसलिए उसने माचिस की लौ को बचाने के लिए आगे झुककर सिगरेट जलाने की कोशिश की। उसी क्षण अचानक उसे दाएं कंधे से पीछे की ओर खींच लिया गया। उसका पहला विचार यह था कि शायद वही लोग वापस आए हैं जो अभी उससे विदा हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मदद की पुकार किसी तक नहीं पहुंची। सौभाग्य से उसकी मदद पास ही मौजूद थी। जैसे कि भैंसों ने उसके चीखने और टाइग्रेस की दहाड़ को सुना, वे झुंड बनाकर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और टाइग्रेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस हमले में उसका कंधा और हाथ टूट गए थे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वह अपने बहादुर रक्षक यानी अपनी ही एक भैंस की पीठ पर चढ़ा और बाकी झुंड के साथ गांव पहुंच गया। गांव वालों ने जितना हो सका उसकी चोटों पर पट्टियां बांधी और बिना रुके उसे 30 मील हल्द्वानी अस्पताल ले गए, जहां भर्ती होने के थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, यहाँ पावलगढ़ की कहानी का पहला भाग खत्म होता है। मैं जल्द ही इसका दूसरा भाग लाऊंगी। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और भी रोमांचक और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए
मेरे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रोमांचक कहानी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। धन्यवाद।